मैं मालराम मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपूतली। आज हम बोर्न हेबर साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। बोर्न हेबर साइकिल को समझने के लिए हम इसे एक एग्जांपल लेते हैं, या सोडियम क्लोराइड जो एक कंपाउंड बनता है, सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेकर के इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से क्रिस्टल में चालक ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है और संवहन ऊष्मा क्या होती है। ये सब इसके अंदर आएंगे आपके पास में। अभी अपन इसमें देखेंगे तो इसमें बहुत सी सब्लिमेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लैटिस एनर्जी, इन सब का यूज इसके अंदर आएगा आपके पास में बोर्न हेबर साइकिल में। तो सबसे पहले जो 1932 में मेयर नाम के साइंटिस्ट था, इसने सोडियम क्लोराइड के लिए गैस अवस्था में एक समीकरण दिया था कि सोडियम क्लोराइड गैस और इज इक्वल टू सोडियम प्लस प्लस क्लोराइड माइनस, ये गैसीय अवस्था में होते हैं। इसी के साथ एक हेज नाम का साइंटिस्ट था, और हमने देखा कि जो चालक ऊर्जा इसकी आती है वो 758.56 किलो जूल पर मोल आती है सोडियम क्लोराइड के वाष्प दाब के साथ मिलाने पर। और हेज ने एक नियम दिया था। हेज का नियम ये था कि किसी भी अनुसार ऊर्जा को न परिवर्तन किया जा सकता है, न पैदा किया जा सकता है। मतलब ऊर्जा को पद पर निर्भर नहीं करती है। ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो ऊर्जा परिवर्तन हो सकती है एक रूप से दूसरे रूप में, लेकिन ऊर्जा को नए सिरे से पैदा नहीं किया जा सकता। तो कुल ऊर्जा परिवर्तन होता है वो शून्य होता है, तो वो पद पर निर्भर नहीं करती है। किसी भी पद से आप जाओगे तो वो समान होगी, ऊर्जा का मान समान होगा चाहे पद पे। तो कहने का मतलब ये है कि ऊर्जा पद पे निर्भर नहीं करती है। इस प्रकार ने हमने देखा कि इसके अंदर बहुत सी चीज़ें होंगी। अब हम बोर्न हेबर साइकिल को समझने के लिए इसके बहुत सारे पद हैं, उनकी स्टडी करेंगे। सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं। सोडियम क्लोराइड के अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड सोडियम प्लस क्लोरीन इन दो से मिलकर के बना हुआ है। तो सबसे पहले इनको बनाने के लिए गैसीय अवस्था में लाया जाता है इनको, और इसके परमाणु होते हैं वो गैसीय अवस्था में आते हैं, और फिर इसको आयन रूप दिया जाता है। तो सबसे पहले इसके 4-5 पद हो जाते हैं इस प्रकार से, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर भी कि इसके जो पद हैं उसमें पहला पद है सोडियम परमाणु का निर्माण। तो वो इसमें क्या होता है कि सोडियम पहले ठोस अवस्था में होता है, तो ठोस अवस्था से जब उसको सोडियम परमाणु के गैसीय अवस्था में लाया जाता है तो वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन क्या कहलाता है कि जब सीधा किसी ठोस को गैस में परिवर्तन किया जाता है वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो यहाँ भी हम सोडियम को सीधे सोडियम गैस में बदल रहे हैं ठोस से, तो सब्लिमेशन एनर्जी होती है यहाँ पर एस, जो ऊर्ध्वपातन ऊर्जा कहलाती है। इसका मान होता है प्लस 108.4 किलो जूल पर मोल। फिर ये बनने के बाद में सोडियम आयनों का निर्माण किया जाता है। सोडियम गैसीय अवस्था में आ गया हमारे पास में, तो सोडियम इसका जो समीकरण बनता है सोडियम गैस प्लस आई इज इक्वल टू सोडियम प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है या आयन ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ आई का मान है वो आयनाइजेशन एनर्जी है, इसका मान है प्लस 495.4 किलो जूल पर मोल। इसी प्रकार हम तीसरे पद में जाते हैं, तो तीसरे पद में क्लोरीन परमाणु का निर्माण होता है। क्लोरीन Cl2 के रूप में पाई जाती है, हम जानते हैं। तो इसके समीकरण को पहले देखोगे अपन देखते हैं, तो ये देखो हाफ Cl2 गैस प्लस डी हाफ इज इक्वल टू Cl गैस, यानी कि यहाँ पर भी Cl2 गैस जो अणु है उसको परमाणु में परिवर्तन किया जाता है। तो इसके लिए इसका जो Cl2 है उसका डिसोसिएशन किया जाता है। तो ये जो ऊर्जा कहलाती है वह डिसोसिएशन एनर्जी या वियोजन ऊर्जा कहलाती है, जो डी हाफ है। तो डी का मान यहाँ आता है प्लस 241.8 किलो जूल पर मोल। फिर इसी प्रकार चौथे पद में हम क्लोराइड आयनों का निर्माण करते हैं। क्लोराइड आयनों के निर्माण में क्या होता है कि यहाँ क्लोरीन परमाणु होते हैं जो अभी अपन ने ऊपर बनाए थे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़े जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो उसको तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए जो इसके लिए एक समीकरण दिया हुआ है कि क्लोरीन परमाणु गैसीय अवस्था में प्लस इलेक्ट्रॉन इजकल टू Cl माइनस आयन गैस प्लस ई, या ई जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है जब किसी भी परमाणु में गैसीय परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो वहाँ से जो एनर्जी निकलती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो ई है। तो ई का मान यहाँ पर आ रहा है, ई इज इक्वल टू -300
48.5 किलो जूल पर मोल, यानी कि एनर्जी रिलीज हो रही है। ये एक प्रकार की ऊष्मा सेपीय अभिक्रिया है। अभी ऊपर अपन जितनी भी अभिक्रियाएँ देख रहे हैं वो सब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया थी, एंडोथर्मल रिएक्शन थी, और ये एक्सोथर्मल रिएक्शन है। अब हम 5वें पॉइंट पद में आते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण। सोडियम क्लोराइड के निर्माण में क्या होता है कि हमने गैसीय सोडियम प्लस बना लिया और गैसीय क्लोराइड माइनस बना लिया। तो इन दोनों का जब संयोग होता है तो उससे क्या बनता है, वही इसका ठोस क्रिस्टल कहलाता है। जो सोडियम प्लस गैसीय अवस्था में प्लस क्लोराइड माइनस गैसीय अवस्था में इज इक्वल टू सोडियम प्लस Cl माइनस ठोस, यानी सोडियम क्लोराइड बन गया प्लस U। यह U जो होती है वो लैटिस एनर्जी कहलाती है, और लैटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा इसका मान होता है जब प्रयोगों से ज्ञात होता है तो -757.3 किलो जूल प्रति मोल। इस प्रकार ये भी एक प्रकार की ऊष्मा सेपीय अभिक्रिया है, यानी कि एक्सोथर्मल रिएक्शन है। जब सोडियम प्लस गैसीय अवस्था और क्लोराइड माइनस गैसीय अवस्था में एक दूसरे से सहयोग करते हैं और ठोस का निर्माण करते हैं सोडियम क्लोराइड का, तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक इसका समीकरण बनता है टोटल का। स्टार्ट से बनाते हैं, सोडियम ठोस प्लस हाफ Cl2 गैस प्लस S यानी सब्लिमेशन एनर्जी प्लस I आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस हाफ D डिसोसिएशन एनर्जी इज इक्वल टू सोडियम प्लस Cl माइनस ठोस प्लस E प्लस U। तो इसमें क्या होता है कि ये टोटल एक समीकरण बन गया कि सोडियम और क्लोरीन, सोडियम ठोस से और क्लोरीन गैस से किस प्रकार से सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो इसमें इधर हम जो लेफ्ट साइड में लेते हैं S, I और D, ये सब ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं, और ये E और U जो राइट हैंड साइड में है वो ऊष्मा सेपीय अभिक्रियाएं हैं। इनमें ऊष्मा निकलती है, इधर ऊष्मा अवशोषित होती है। तो इस प्रकार से हम टोटल इसकी जब वो देखते कुल ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा H1 इस पद के अंदर, तो इसमें क्या होता है कि डेल्टा H1 इज इक्वल टू माइनस E माइनस U प्लस S प्लस I प्लस हाफ D। तो ये एक समीकरण बनता है संभवन ऊष्मा का। इसी प्रकार हम इसके विभिन्न पदों में इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि जैसे जैसे पद अलग अलग लेंगे तो ऊर्जा का मान वही रहेगा। प्रायोगिक मान जब ज्ञात करेंगे तो ऊर्जा उनमें जो पद पे डिपेंड नहीं करती है, ये प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पे डिपेंड करती है। थैंक यू।